हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेवी। आज देखेंगे हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स क्या होती हैं। मीन्स जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेव लेंथ हो गई, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब क्या होते हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा साउंड के कंपैरिजन में, साउंड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप सबको पता है साउंड क्या है। एक तरीके की एनर्जी होती है जिससे हम किसी भी चीज़ों को सुन पाते हैं। तो जिस तरीके से लाइट एक एनर्जी है जिससे हमको कोई भी चीज़ विजुअलाइज होती है, उसी तरीके से कोई भी चीज़ हमें सुनाई देती है बिकॉज ऑफ साउंड। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है क्योंकि वैक्यूम में हमको साउंड नहीं सुनाई देती है। तो करेक्टरिस्टिक भी हैं इनके, कुछ देखते हैं क्या क्या है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स आर वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। When a wave travel in air, the density and pressure of air changes from their main position। ठीक है, कोई भी वेव है वो जब ट्रेवल करती है एयर में तो उसकी जो भी डेंसिटी होती है या प्रेशर होता है वो चेंज होता है कहाँ से, उनके मेन पोजीशन से। ठीक है, कंप्रेशन इज सोन बाय क्रेस्ट वाइल रेयर फैक्शन इज सोन बाय थ्रो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जो कंप्रेशन होगा उसको हम क्रेस्ट से और जो रेयर फ्रैक्शन होगा उसको हम थ्रो से दिखाएंगे। कंप्रेशन इज़ द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी आर प्रेशर। तो इसके पहले आपको डिस्कस किया था। तो कंप्रेशन में क्या होता है, बहुत पास होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से डेंसिटी बहुत हाई होती है, एरिया बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो और रेयर फ्रैक्शन कहाँ होता है, ऐसा रीजन जहाँ पर मिनिमम डेंसिटी या प्रेशर होता है, बहुत ही दूर दूर तक इस तरीके से वेव्स होती हैं। तो ये स्पीकर हो गया, तो कंप्रेशन हो गया, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन में आपको पार्टिकल्स दूर दूर दिख रहे होंगे, कंप्रेशन में आपको पास दिख रहे होंगे। ये प्रेशर वेरिएशन है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल रहा हो, लाइन में भी देखो तो कंप्रेशन में बहुत पास लाइनें हैं, रेयर फ्रैक्शन में दूर दूर है। अब क्रेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम वाला, ये क्रेस्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका जो थ्रो है वो नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा थ्रो। ठीक है, तो दोनों ही आपको समझना है। तो ये हो गया डेंसिटी और प्रेशर। ये वेव है, वेव को डिफाइन किया गया है। तो वेव में ये जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, इसको क्रेस्ट बोला जाता है। जो मिनिमम है इसको थ्रो बोला जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, एक वेव के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे एक ये वेव कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर ये दूसरी वेव चलती है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हर एक पॉइंट आपको समझते चल रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेव लेंथ क्या है, ये सब पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम क्या देखेंगे, वेव लेंथ, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक देखेंगे। वेव लेंथ क्या होता है, इसे लिम्डा से डिनोट करते हैं और ये एक तरीके की डिस्टेंस होती है। तो देखो, इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन दोनों की डिस्टेंस को कवर करने पर जो भी दूरी मिलती है उसे वेव लेंथ बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, ये एक वेव लेंथ को कंप्लीट करता है। एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन एक वेव लेंथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन एक वेव लेंथ को कंप्लीट करता है। तो याद रखना, साउंड में कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। कॉन्जिक्यूटिव बोला गया है, सेंटर से अगर आप देखते हैं, सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। ठीक है, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो टू कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये हमने लिया वेव, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फ्रैक्शन। तो टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन कौन से हो गए, ये हो गए। इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसको भी क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। यह जो रेयर फ्रैक्शन है, दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के जो सेंटर हैं, यहाँ से यहाँ तक के भी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। तो याद रखना है, एक कंप्रेशन और एक एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन के डिस्टेंस को वेव लेंथ आप बोलेंगे। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव लेंथ हो गई। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कि ये जो ऊपर है इनके सेंटर को मिलाकर ये एक वेव लेंथ हो गई, या जो बॉटम में है रेयर फ्रैक्शन, इनके सेंटर को मिलाकर ये एक वेव लेंथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लिम्डा
इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वेव में दिखा दिया गया हर तरीके से कि चाहे वो टू एडजेसेंट कंप्रेशन होगा, टू एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन होगा, या कंटिन्यू पूरा एक वेव होगा, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, इनके बीच की दूरी को, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रीक्वेंसी है सेकेंड। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली आपको याद रखना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक वेव या दो वेव या जितनी भी वेव कंप्लीट हो रही हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेव पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स से, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी की जो सिंबल होती है वो एफ होता है या फिर न्यू होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसकी रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हैं। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पास्ड इन 1 सेकेंड इज आल्सो फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने भी रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन पास होते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हिच प्रोड्यूस द वेव। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो किसके इक्वल होती है, वो इक्विवेलेंट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की। एसआई यूनिट हर्ट्स होती है, सिंबल इसका न्यू होता है। 1 हर्ट्स इज इक्वल टू द 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक वाइब्रेशन एक सेकेंड में, पर सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हुई है वो कहलाता है हर्ट्स। यानी कि एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन हुई थी उसे हमने क्या बोला, 1 हर्ट्स बोला। बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किलो हर्ट्स होती है। तो 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलो का मतलब होता है 1000 हर्ट्स। ठीक है, तो 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 1000 हर्ट्स हो जाएगा बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। थर्ड करेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन, ठीक है, हमने क्या बोला, वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और उस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस को या 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस को पास होने में भी जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं, और टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/न्यू। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/टी। एफ इज इक्वल टू 1/टी होता है बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फोर्थ है करेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फॉर एग्जांपल ये है वेव, तो ये हाईएस्ट कितना पीक तक गया है, ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो वही बोला गया है आपसे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मतलब ये ओरिजिनल अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ए एंड एसआई यूनिट इज मीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और इसे ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। साउंड हैव करेक्टरिस्टिक लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर। ठीक है, तो साउंड में करेक्टरिस्टिक भी होता है पिच का, लाउडनेस का और टिम्बर का। तो पिच क्या होती है, पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है आपको। तो पिच होती है द पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है पिच। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। तो इसीलिए जो वुमेन्स वॉइस होती है वो बहुत ही श्रिल होती है, हैविंग अ हाई पिच, वाइल अ मैंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग लो पिच। ठीक है, एक तरीके से इसको प्रॉपरली अगर हम रिलेट करें तो आप देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस जो होती है बहुत ही पतली होती है, सुरीली होती है, जबकि वहीं पर जो मैंस होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ पिच। ठीक है, और पिच किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही ऐसा वॉइस में डिफरेंस होता है। हाई पिच साउंड हैज़ लार्जर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हाई पिच साउंड होगा तो इसका मतलब वहाँ पर लार्ज नंबर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी पास हो रहे होंगे
एक समय में, एक टाइम पर, ठीक है। तो पिच आपको बेसिकली समझ आ गई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द वॉइस इज श्रिल, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया गया है। वेव शेप फॉर अ लो पिच साउंड, वेव शेप फॉर अ हाई पिच साउंड। जब हाई पिच होगा तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बहुत पास पास होंगे और इस तरह दूर होंगे। लाउडनेस क्या होता है? द लाउडनेस, देखो जैसे हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो पिच इंक्रीज होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो पिच क्या हुई, डिक्रीज हुई। लेकिन लाउडनेस की बात करेंगे, आप बहुत तेज बोल रहे हैं तो लाउडनेस इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाली जो लंबाई होती है वो इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है। लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। Greater the amplitude of sound wave, greater is energy, louder the sound. Short is the amplitude, less is the energy, soft is the sound. ठीक है। तो जितना ही आप तेज़ बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर साउंड बहुत तेज़ आ रहा है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, सॉफ्ट बोल रहे हैं तो एनर्जी भी लेस लग रही है और एम्पलीट्यूड भी कैसा है, बहुत ही शॉर्ट है। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो डीबी होती है, डेसिबल। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। जैसे लाउडर साउंड होगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और सॉफ्ट साउंड होगा तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ये वाली लेंथ है वो कम ज़्यादा होती है। क्वालिटी और टिम्बर, द टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाई इट। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, ठीक है। तो टिम्बर में ही हम टोन और नोट को देखते हैं। टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। किस पर डिपेंड करता है टिम्बर, या क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, शेप ऑफ साउंड वेव पर डिपेंड करती है जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। ये किस टाइप के साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो क्वालिटी या टिम्बर जो होती है म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंगाइज बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। अगर सेम लाउडनेस पे सेम पिच पर दो साउंड है तो उनमें डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें क्वालिटी या टिम्बर का हेल्प लेना चाहिए। साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, वाइल अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, ठीक है। जब एक ही फ्रिक्वेंसी पर साउंड होते हैं तो उन्हें हम टोन बोलते हैं, और जो बहुत सारी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर साउंड मिक्स होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। नॉइज इज अनप्लेजेंट टू हियर while music is pleasant to hear and it is good of quality, ठीक है। it is of good quality। जो साउंड होता है, आप बोलते हैं, देखो साउंड दो तरीके की होती है, एक जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, एक हमारे कानों को अप्रिय लगती है, अच्छी नहीं लगती है, यानी कि बोर करती है, तो है ना। तो आप समझ रहे हैं, जब नॉइज़ होता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट देता है, हमको सुनने में नहीं अच्छा लगता है, एक तरीके से हमें चिड़चिड़ापन होता है। बल्कि वहीं पर म्यूजिक होती है तो उससे हमें सुनने में अच्छा लगता है और प्लेजेंट, बहुत अच्छी अनुभव, बहुत अच्छा एहसास होता है, क्योंकि जो साउंड म्यूजिक होता है वो गुड क्वालिटी का होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या लेते हैं हम, लिम्डा, और टाइम टी से लेंगे और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो हम वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव लेंथ, ठीक है। ये लिम्डा क्या हो गया, वेव लेंथ हो गया, और 1/t का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये वेव इक्वेशन है, याद रखना है, इन पे बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। 1/0.05 रखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100/5, और 100 को 5 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 20 हर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई 20 हर्ट्ज़, जब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था, 0.05 दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स में। जैसे साउंड आपके एक हो गया, जैसे कि समझ सकते हैं सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो इन तरह जो होते हैं, तो इसमें साउंड की स्पीड क्या क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको समझना है। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, तो फर्स्ट आप देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स, ठीक है। जिस
में ये ट्रेवल कर रही है उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। इट इज़ स्लोवेस्ट इन गैस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा साउंड आप देखेंगे कहाँ पर हमें सुनाई देता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो गैस में सबसे कम आवाज़ होती है, साउंड होती है, और उस ना तो किस में होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम में तो होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ पर होगा, सॉलिड में होता है। या फिर आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। एयर की ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज होती है तब भी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। क्यों, इसी पर आपका एक क्वेश्चन है कि जब भी बिजली कड़कती है तो पहले लाइट आती है या पहले स्पीड आती है या आवाज़ सुनाई देती है, तो आप क्या बोलेंगे, पहले लाइट दिखाई देती है फिर स्पीड आती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड की। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज़ 344 मीटर पर सेकेंड 822 डिग्री सेल्सियस। तो एयर की स्पीड जो होती है या फिर एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। सबसे ज़्यादा किस में होता है स्पीड ऑफ साउंड, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस, ये आपको याद रखना है ना। सोनिक बूम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ईको क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। सो इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है कहीं पर तो आप बताएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।